वीडियो को नहीं जानता, इसके पीछे पड़ते हैं ना, सुपड़ा साफ करके दम लेते हैं। तब फिर अपने पैरों को हे भगवान, हम बंजारों के हाथ में यही होता है। अकेला भेड़िया डरा हुआ होता है, वो डरा हुआ नहीं होता है, चौकन्ना होता है। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और संगीत। आज हम बात करेंगे सिनेमा पर और आज के हमारे मेहमान हैं नाटक निर्देशक, रंगकर्मी, फिल्म अभिनेता संजय श्रीवास्तव जी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक करने के बाद आपने देश के प्रख्यात रंगकर्मियों के साथ कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई, तो कई सारे नाटकों का निर्देशन भी किया। आपकी पहली फिल्म अनवर जमाल जी के निर्देशन में स्वराज थी, जिसे 2003 में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोत्तम सामाजिक फीचर फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। मेघना गुलजार की फिल्म तलवार, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी की फिल्म पिंजर और अभिषेक चौबे की फिल्म सोन चिड़िया में भी आपने काम किया। तो कई सारी शॉर्ट फिल्म, टीवी सीरीज, वेब सीरीज में भी आपने अभिनय किया, तो वहीं दूरदर्शन के कई सारे सीरियल्स में भी आपने काम किया। राधे भाई, ये शादी तो नहीं हो सकती। ना तो आपकी बिटिया खूबसूरत है, ना गोरी है, और माफ करना भाई साहब, बुरा मत मानना, देखने में कछु खास समझदार भी नहीं है। ई के बाद भी हमारे बेटा ने हमारी खुशी के लाभ अपनी खुशियों को गला घोंट दिया, अपने सपने इच्छाएं मार के शादी के लाभ हाँ भी कर दी। तो बहुत बहुत स्वागत है संजय भैया आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लॉकडाउन जो चल रहा है अभी आजकल, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? घर पर बैठे हुए हैं, दिन सुबह निकलते थे शाम देर रात घर में घुसते थे, नाटक रिहर्सल, इसके बीच से निकल के। हाँ, वो भाग दौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा ब्रेक लग गया अभी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इसका फायदा भी है कि फिर से अपने पुराने दिन वापस आ गए, अपने आप में थोड़ा सा उतरने का टाइम मिला। ये सब चला, लॉकडाउन अच्छा है मेरे लिए, तो अच्छा हुआ अच्छा कि थोड़ा सा रेस्ट मिला। चलिए, गुड गुड। वैसे मेरे साथ उल्टा हुआ है, इस बार लॉकडाउन हुआ है तो मेरा काम बढ़ गया है। तो जी, तो दादा बात ये थी, हम थोड़ा सा हालांकि हम बात करेंगे आपके पूरे करियर ग्राफ पे, बात करेंगे आपके अनुभव को लेकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे। और मैं जानना चाहूंगा कि जब क्योंकि आप अभिनय की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, अभिनय आप एक कलाकार है, एक अभिनेता है, तो एक्टिंग को लेके आपके परिवार, जो आपकी फैमिली थी, वो उनका सपोर्ट कैसा रहा और क्या मतलब सोचते थे वो शुरुआती दिनों में? शुरुआती दिनों में तो ना मैं एक्टिंग को समझता था, ना मेरे घर वाले इस एक्टिंग को समझते थे। एक्टिंग एक मनोरंजन का जरिया था, ये हम सब मानते थे। इतना अवेयर नहीं थे एक्टिंग के प्रति। और हमारा जो रुझान था वो रामलीला को देख के, जैसे गांव में उस समय रामलीला का बहुत जोर रहता था। हाँ, रामलीला। तो रामलीला देख के मैं थोड़ा सा घर में आके वो सीन दोहराता था, अपने पलंग को मंच बना लेता था। फिर 26 जनवरी या 15 अगस्त को स्कूल में एक मौका मिलता था, 2 मौके, तो उसमें छोटे छोटे स्किट होती थी जो स्कूल लेवल पर होती हैं, वो करते थे। बाकी इतना रुझान ना मुझे पता था, ना मेरे घर वालों को पता था, तो कोई शुरुआत में तो कोई पता ही नहीं चला। ये सारी जर्नी मेरे, जब मैं 12th करने के बाद सागर विश्वविद्यालय अपना उच्च अध्ययन के लिए गया ना जी, तो वहां पर एक पूरा डिपार्टमेंट ही इसके लिए था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। अच्छा। उसका उसका नाम था परफॉर्मिंग आर्ट्स डिप्लोमा, वहां से प्राप्त होता था। उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट ही बोलते थे। अच्छा। जहाँ पे डांस, ड्रामा, वाद प्रतियोगिता, वहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा भी हुआ करती थी। ये सब तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट सिर्फ कलाओं के लिए है, मतलब इसका महत्व है कलाओं का, मुझे वहां जाके पता चला। तो जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में आया, उस साल 3 लोग सागर विश्वविद्यालय से पास आउट, वो वहां से एनएसटी के लिए सिलेक्ट हुए और एकदम से हल्ला मच गया पूरे शहर में। मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा और श्रीवर्धन त्रिवेदी जो संसद में आते हैं। अच्छा, ये आपके साथ उस यूनिवर्सिटी में थे, मैं तो जूनियर था उस समय, मैं सीनियर थे वो। अच्छा। तो एकदम से पूरी यूनिवर्सिटी में हल्ला हो गया, पेपर में आया उनका नाम,
तब मैंने सुना कि एक्टिंग सिखाई भी जा सकती है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी है क्या। तब अच्छा। पहली बार मैंने सुना, और उस समय मुझे थोड़ा लगा कि मैं एक्टिंग के प्रति मतलब इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। और फिर मैं उस डिपार्टमेंट के चक्कर काटने लगा सेकेंड ईयर के बाद। वहाँ नाटक होते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ स्थायी जो उस शहर के लोग थे, उनका दबदबा था वहाँ, हाँ, उनका उन्हीं की कास्टिंग होती थी उनको। तो फिर 1-2 साल बाद क्या हुआ कि वो उस डिपार्टमेंट में प्रॉपर पीजी डिप्लोमा होने लगा। आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा होने लगा। कोई डांस में कर रहा था, कोई नाटक में कर रहा था। तो मैंने कहा कि बीएससी के बाद मुझे पीएससी करने जाना था, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी इंदौर जाना था, लेकिन मेरा एकदम से झुकाव हो गया एक्टिंग की तरफ। तो मैंने फिर उस डिप्लोमा वाले डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया और नाट्य विधा में मैंने डिप्लोमा किया बीएससी के बाद। और वहीं मेरी मुलाकात हुई मुकेश तिवारी जी से, जो कि एनएसडी फर्स्ट ईयर में पहुंच चुके थे, वह छुट्टियों में आए थे 6 महीने बाद। तो मैंने पूछा कि भैया, मैं सीधा घर पहुंच गया उनके, मैंने कहा भैया मुझे एनएसडी करना है और मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए लिटरेचर जरूरी है, तुम तो बीएससी वाले हो। तो मैंने कहा मैं लिटरेचर पढ़ लूंगा, उसमें क्या है। तो मैंने हिंदी साहित्य में साइड से अपना फॉर्म डाल दिया, हिंदी लिटरेचर, और पीजी डिप्लोमा हमारा 1 साल के गैप से होता रहा। और इस बीच मैंने नाटक शुरू कर दिया सागर में। अब चूंकि सागर में इतने ज्यादा नाटक तो होते नहीं थे, तो मैं भोपाल जाने लगा। भोपाल में आलोक चटर्जी एक बार हमारे वर्कशॉप लेने आए थे वहां पर सागर विश्वविद्यालय में। 7 दिन की। तो उनसे मैंने बात की कि सर मैं करना चाहता हूँ और मैं सागर में रहता हूँ, यहाँ पे या नाटक होते नहीं ज्यादा। तो बोले मेरा ग्रुप है वहाँ पे, वो एनएसडी गोल्ड मेडलिस्ट थे ओमपुरी के बाद वो। अच्छा। और वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर में माने जाते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। आज की डेट में वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर भी हैं। तो आलोक चटर्जी का वरद हस्त मुझे मिल गया और फिर मैंने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया। वहां मैंने सबसे पहला नाटक किया भवभूति का मालती माधवम, फिर किया धर्मवीर भारती का अंधायोग, फिर जनपद केस। ऐसे करते करते फिर सागर आता था। सागर में मुकेश तिवारी जी ने होली नाटक किया, मुख्यमंत्री किया, कोर्ट मार्शल किया, तो इसमें भी मुझे काम मिला। इसके बाद एक वर्कशॉप हुई थी एनएसडी की महेश्वर में। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य था पहले। तो उसमें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से एक एक बच्चा या 2-2 बच्चे लेना थे उस वर्कशॉप में। वो एनएसडी और मध्य प्रदेश कला परिषद के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में थे वो। तो उसमें मेरा टीकमगढ़ जिले से मैं चला गया। उस वर्कशॉप में 40 दिन की जो सघन नाट्य कार्यशाला थी, उसमें मैंने बहुत सीखा। बंसी कौल जी आदरणीय हमारे गुरुजी रहे हैं वो, उन्होंने उनके डायरेक्शन में वर्कशॉप हुई। और महेश्वर में वो उस वर्कशॉप से 3 या 4 लोग एनएसडी आए, फिर बाद में सिलेक्ट हुए। तो उस वर्कशॉप से रंगमंच की सघनता को और कितने आयाम होते हैं, उसकी कितना व्यापक फलक है, उसको जाना समझा और फिर आगे बढ़ते गए इसी तरह। ये किस साल की बात थी जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद? 94-95। तो फिर उसके बाद फिर आपका दिल्ली आना कब हुआ और दिल्ली आकर कब आपने एनएसडी की ओर? फिर हमारा एक ध्येय बना लिया था कि एनएसडी ही करना है। तो उसके लिए चाहिए थे 4-5 नाटकों में काम किया हो, अनुभव चाहिए था, स्तरीय नाटक। तो मैं आलूदा के साथ काम किया। महेश्वर में मैंने बंसी जी के साथ काम कर लिया था मुक्त धारा नाटक में, रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा प्ले है वो। और 3-4 प्ले मुकेश तिवारी जी के साथ हो गए थे। एक नामदेव जी की वर्कशॉप भी हो गई थी सागर में। ऐसे करते मैंने अपना अनुभव काफी कर लिया और मैंने एनएसडी का एग्जाम देना शुरू किया। पहली बार में मैं मेंस तक पहुंच गया, कट गया था। दूसरी बार में मेरा एनएसडी में 97 में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। तो इस तरह आप एनएसडी में आप मतलब एंट्री किया एनएसडी में। हाँ, और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपने बोला कि एक्टिंग में आपके घर वालों का क्या सपोर्ट। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पिताजी का ये था कि किसी अच्छे सर्विस में आपको जाना चाहिए, पीएससी वगैरह, मतलब कि जिसमें सिक्योर हो लाइफ, जैसा कि मिडिल क्लास में सोचते हैं। वो उनका एक अपना अनुभव रहता है। हाँ, हर किसी के साथ रहता है। लेकिन माँ ने मुझे ब्लाइंड फेथ, मतलब अंधा विश्वास करके कि तुम जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे होगे, मेरी तरफ से पूरी छूट है। तो मैं अपनी यात्रा सतत जारी रख सका, उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत दादा, जैसे आपने कहा कि आपने कई सारे नाटक किए एनएसडी से पहले, आपने कई सारे नाटकों में अभिनय किया, कई अच्छे लोगों के साथ आपने काम किया। तो एनएसडी में जाने से पहले कई सारे नाटकों को 7 या 8 नाटकों को उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपने इतना काम किया हो।
इतने नाटकों में आपने काम किया हो। जब एनएसडी से आप निकलने के बाद कितना अंतर पाया आपने अपने आप में, कि जब आप एनएसडी में गए और उसके बाद जब निकलने के बाद कितना बड़ा चेंज अपने आप अंदर देखते थे आप? देखिए, एनएसडी से निकलने के बाद तो एकदम से झटका लगता है, क्योंकि इसमें कोई प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसे होता ना बड़े कि ये कोर्स करने के बाद एक कंपनी आ गई वो ले गए, ऐसा नहीं होता। तो एक थोड़ा सा खालीपन आता है उस समय, वो अपने आप को संभालने का समय होता है। तो उस समय मैंने टीचिंग में अपने आप को उस दिशा में ले गया, टीचिंग की। तो निकलते ही मैं चंडीगढ़ में एक द ग्रूमर्स एक्टिंग स्कूल खुला था, उसमें मेरा चयन हो गया। मैंने 1-2 साल वहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जब धन आ गया तो मैंने कहा मुंबई का रुख करते हैं। तो मुंबई चला गया और 6 महीने में मुंबई में मैंने ये जान लिया, उस 6 महीने की पूरी संघर्ष यात्रा में, कि मुंबई अभी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहाँ पैसा चाहिए था सर्वाइव करने के लिए, और भी चीजें थी बहुत सारी। तो मैंने कहा कि अभी ये उचित समय हमारे लिए नहीं है, और मैं वापस आके मैंने फिर टीचिंग को ही कंटिन्यू रखा। और वर्कशॉप, एनएसडी का डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, जिसमें देश के दूर दराज क्षेत्रों में वर्कशॉप्स होती हैं। उसमें जो नई रंग प्रतिभाएं अपने फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वर्कशॉप होती हैं। तो उसमें मैंने वो ज्वाइन किया, पूरे देश में अलग अलग जगह जाके मैंने बहुत वर्कशॉप्स की, पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरा एक जब मैं उससे थोड़ा सा रिपीटेशन होने लगा कि अभी बार बार वही चीजें पढ़ानी पड़ रही, वही बेसिक्स से शुरू करना पड़ता है, तो मैंने एक मारवा इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट नोएडा में, वहाँ 2-3 साल पढ़ाया। वो बंद के जॉब करना जैसे होता ना, कपूर साहब का, हाँ संदीप मारवा जी का, संदीप मारवा का है वो। अनिल कपूर उनके बहनोई है, ये बहनोई हैं वो जी। तो वहाँ पढ़ाया। अब अभी तो हम घूम घूम के पढ़ा रहे थे, तो एंजॉय कर रहे थे। लोग बदलते थे, लोकेशन बदलती थी, जगह बदलती थी, है ना। तो उसमें थोड़ा सा नए लोग मिलते थे, नए एनवायरनमेंट मिलता था, तो उससे ऊब तो हो जाते ना आर्टिस्ट को। एक मोनोटोनस लाइफ से वो घबरा जाता है एकदम से। तो फिर मैंने वो बंद के जॉब किया जब मारवा में, तो 2-3 साल, बड़े मुश्किल से 2 साल निकाल पाए हम, 2-2.5 साल, क्योंकि वहां पे बिल्कुल सुबह 10 से 6 वाला काम था, और मैं पागल हो गया। मैंने कही तो फंसने वाला काम हो गया, तो मैंने वहां से भी अलविदा कहा। इस बीच मुझे लगा कि मैं आया था एक्टर बनने, मेरी अपनी खुद की एक्टिंग का कुछ समय नहीं दे पा रहा हूँ, खुद का इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, पढ़ाना। तो फिर मैंने अपना खुद बीच बीच में अपना नाटक शुरू करना शुरू किया, फिर से अपनी जर्नी शुरू की। एक लंबा गैप आ गया था। इस बीच मैंने कुछ नाटकों में काम किया, फिल्म सीरियल जो भी मिलते गए वो भी साथ साथ किया। ये ऐसी यात्रा चलती रही उसकी। तो एनएसडी के बाद आपने नाटकों का मंचन किया, वर्कशॉप भी की, आपने नाटक निर्देशन। तो अब तक आपने कितने नाटकों का निर्देशन किया हुआ है? मैंने लगभग 30 नाटकों से ज्यादा का निर्देशन किया, और कम से कम 60-70 नाटकों में अभिनय किया होगा जी। आपका एक नाटक था खारू का खरा किस्सा, जो कि उसका पहला मंचन, जहाँ तक मुझे याद है, दिल्ली में जब मैं था, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी एनएसडी में। मतलब ये इसके लिए भी फेसबुक का मैं थैंक यू कहूंगा कि उसी के थ्रू हम मिले थे। जब मैं आया तो आपका पहला नाटक मैंने देखा था। हालांकि वो पहला नाटक जो था वो भवानी प्रसाद मिश्र का था, वो हाँ मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो वो हालांकि वो मंचन था, वो हमारी नाटक एकेडमी में देखा। हाँ जी हाँ। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपका खुद का नाटक जो मैंने देखा, वो खारू का खरा किस्सा जो था, तो उसके वो पहला मंचन था आपका। तो उसके बाद कितने मंचन आपने अभी तक किए हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ही फोकस्ड नाटक था आपका, और आपने बहुत जगह जगह जाकर आपने पूरे देश में जाके आपने उस नाटक का मंचन किया। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरी एक्टिंग की जो जर्नी हो उसमें ठहराव आ गया है। तो मेरे सीनियर सुमन कुमार जी, जो अभी संगीत नाटक एकेडमी में उप सचिव की पोस्ट पर कार्यरत है, उनसे मैं बोलता था कि दादा मुझे एक ऐसा सोलो चाहिए जिसमें मैं खुद अपने आप को झोंक सकूं, क्योंकि ऐसे नाटकों में एक दूसरे का सहारा मिल जाता, कोई एक साथ होता। बिल्कुल। तो पूरे अपने आप को अपने विस्तार करने के लिए, अपनी क्षमता को आकलन करने के लिए फिर से मुझे एक सोलो चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि ये भुवनेश्वर की कहानी है,
बहुत चर्चित कहानी रही अपने आप में, अपने समय में। ये 1938 में लिखी गई थी ये, भेड़िए। कहानी उन्होंने पढ़ाई मुझे, और 3 पेज की कहानी थी, लेकिन बहुत ही उसमें करने के लिए बहुत कुछ था। तो मैंने कहा मैं करूंगा दादा, आप इसका नाट्य अनुवाद कर दीजिए आप मेरे लिए, नाट्य रूपांतरण। उन्होंने किया। फिर मैं उस समय मारवाड़ पढ़ाता था, तो मैं जाता था रास्ते में, अपना तैयारी करता था, रात में आगे करता था। शनिवार और रविवार मिलता था मुझे उस समय, रविवार को मैं अपना जुट जाता था। वो 1-1.5 महीने में अपना तैयार किया सोलो। उसके ये 4 साल से लगातार खारू के खड़ा किस्सा के लगातार शोज हो रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग जगह जाके, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस नाट्य प्रस्तुति को। जी, हालांकि वो नाटक मैंने भी देखा है, और बहुत यकीनन बहुत ही अच्छा नाटक हो रहा है। और हम जैसा कि अभी हम वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं उस नाटक की कुछ झलकियां। दादा, आप हमें एक बात बताइए कि फिल्मों में आपका आना किस तरह, आपको आपकी पहली फिल्म कैसे मिली, कैसे फिल्मों की तरफ आपने रुख किया? जब मैं एनएसडी करके आया तो मैं चंडीगढ़ में पढ़ाता था, और मुझे एक फोन गया मेरे क्लासमेट का, कन्हैया लाल कैथवास, जो अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कि एक फिल्म बननी है स्वराज नाम से, और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनवर जमाल जी। और फिल्म चाहते थे कि बुंदेलखंड में शूट हो, तो तुम्हारे यहाँ लोकेशन देखने आना है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए। तो कन्हैया मेरे बैचमेट थे, वो आए, और मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था उन दोनों। मैंने पूरा बुंदेलखंड उनको घुमाया, उसके फोटोग्राफ्स लेके वो चले गए, और उनको अनवर जी को दिखाया उन्होंने। अनवर जी उनकी वाइफ थी सहलू जी, उनको फोटोग्राफ्स बहुत पसंद आए, क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक संरचना जो है, पहाड़ भी हैं, बड़े बड़े खेत हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, सब है। तो लेकिन उस कहानी में कुछ ऐसा था कि ड्राइनेस चाहिए थी उसमें। उस समय जब फोटोग्राफ्स लिए गए तो उसमें बड़ी हरियाली दिख रही थी, बारिश के बाद का समय था वो। तो फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे थे, लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो अनवर जी बोले कि मैं संजय से मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं दिल्ली चला गया वापस घर से। वहां गए तो सर से मिले, सर से बात हुई। सर, अनवर जी से मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनसे मैंने बहुत सीखा, वो मेंटोर है मेरे। और उस फिल्म को उन्होंने फिर मुझे मेरी बात से और ये जो भी समझा, उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ रहो इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो उस प्री प्रोडक्शन से लेके एडिटिंग तक उस फिल्म के साथ, स्वराज के साथ में रहा। इत्तेफाकन मुझे ऐसा मिल गया, मुझे कोई उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो उसको लेखन से लेके मैंने फिर उसमें चीफ एडी भी रहा, मैं उसमें कास्टिंग भी मैंने की, उसकी एक्टिंग भी की उसमें। चेतराम का बड़ा अच्छा रोल था, और उसको फिर काफी अवार्ड मिले, बांग्लादेश में मिला उसको, काम में भी गई वो। और 2000, जैसा कि आपने बताया, 2003 में नेशनल अवार्ड मिला उसका बेस्ट सोशल मूवी का। जी, इस तरह से वो फिल्म मिली मुझे। जी, तो आपकी ये पहली फिल्म थी स्वराज? हाँ हाँ, पहली फिल्म थी वो। तो इसके बाद आपकी एक फिल्म थी मेघना गुलजार की एक फिल्म थी तलवार नहीं, इसके बाद पिंजर फिल्म थी। अच्छा, इसके बाद पिंजर इससे फिल्म पहले, थी। हाँ जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, तलवार से पहले पिंजर फिल्म थी पिंजर जी। तो वो फिल्म कैसे मिली आपको? उसका ऑडिशन हुआ था दिल्ली में। चंद्रप्रकाश द्विवेदी के, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी के असिस्टेंट, अब तो चीफ एडी है वो, राकेश साहू जी, वो लेने आए थे ऑडिशन। और कनॉट प्लेस में ऑडिशन हुआ था, एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। और वहां पे ऑडिशन हुआ, और एक अच्छा अलादित्ता का रोल था उसमें, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर पता नहीं, मुझे पता चला कि वो अलादित्ता आपको नहीं, किसी और को दिया जा रहा है। लेकिन आप 3 साथी थे जो उर्मिला मातोंडकर को ले जाते उठा के। बीच में सीक्वेंस ऐसा 2-3 सीन थे उसके साथ हम लोगों के। तो अब बताइए, तो मैंने कहा कि मैं असमंजस में था। फिर मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा चलो, बड़ा नाम है, अमृता प्रीतम का इतना बढ़िया उपन्यास है वो, मैंने पढ़ा हुआ था। बहुत बड़ी फिल्म थी वो, तो एक वो लालच था मन में, और फिर डॉक्टर साहब का भी लालच था, उनका चाणक्य देखा था, मैं उनका फैन था। सही है। तो मैंने कहा चलो, एक सर्किल में घुसने के लिए यहाँ दिल्ली बैठे बैठे मिल रहा है, तो पिंजर में ऐसे होगी, पिंजर भी होगी जी। उसके बाद फिर तलवार। अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म जो कि मैंने देखी, सोन चिड़िया, अभिषेक चौबे की जो फिल्म थी, हाँ। आपने की थी। तो ये पूरी फिल्म जो थी वो डकैतों के ऊपर ये पूरी फिल्म थी।
और चंबल में जो डकैत हुआ करते थे, तो ये उसकी पूरी जो शूटिंग थी वो पूरी वहां हुई थी, राइट? आपका ये जो जंगल है ग्वालियर के आसपास का, ग्वालियर के पास मुरैना, हाँ, मुरैना का जो जंगल है, भिंड मुरैना। तो कैसा अनुभव रहा? उस अनुभव को आप जरा बताइए, कैसा अनुभव रहा उस पूरी फिल्म की शूटिंग का? बढ़िया अनुभव रहा उसमें। ये एक तो बड़ी कास्ट थी उसमें, मनोज बाजपेयी जी, आशुतोष राणा जी, रणवीर शौरी, सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर। तो ये जो फिल्म थी, मेरा तो ज्यादा सीन राणा भाई के साथ था, और राणा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत सीखा। और सुशांत जो हमारे अभिषेक चौबे जी हैं, बहुत ही कूल डायरेक्टर हैं, लेकिन वो अपना काम परफेक्शन के साथ लेना चाहते हैं हर समय, मैंने देखा, उनसे सीखा। और हमारे जितने सीन थे वो रात में होते थे ज्यादातर, तो रात भर जागते थे, जागने के साथ साथ राणा भाई के साथ बैठे बैठे किस्से सुनते थे। लगा ही नहीं वो फिल्म कब शूट हो गई, कैसे निकल के आई, और बढ़िया फिल्म बन के आई। अनुभव तो अच्छा रहा उसका। वो फिल्म मुझे ऑडिशन से नहीं मिली, तलवार की वजह से मिली। तलवार में मैंने किया था एक काम। अच्छा, उसमें हनी त्रिहान जी जो हमारे देश के बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे उसमें भी रिपीट किया। ओके, तो एक बात आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने टीकमगढ़ से आप थे, और टीकमगढ़ जो था वो आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आप दिल्ली आ गए, तो आपने कुछ वापस जब मुड़ के देखा, टीकमगढ़ में भी कुछ ऐसा माहौल था, कुछ रंगमंच का? आपको लगा कि जहाँ से मैं निकल के आया हूँ वहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए? आपने जहाँ से थोड़ी सी चीजें सीखी, वहाँ पे आपने रामलीला देखी, आपने वहाँ के नाटकों को देखा, हालांकि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं बनाए जाते होंगे उस वक्त, तो कुछ किया आपने अपनी जगह के लिए, ऐसा कुछ? वापस गए टीकमगढ़ में मैंने टीकमगढ़ शहर से, मुझे मेरा रंगमंच और टीकमगढ़ शहर में कोई वास्ता नहीं रहा। मतलब टीकमगढ़ शहर में मैंने कोई रंगमंच किया हो अपने शुरुआती दिनों में, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है मेरे पास। मैं मवई से, अपने गांव से निकल के सागर चला गया, मैंने वहीं से पढ़ाई की। मुझे मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे थिएटर ग्रुप था भी नहीं टीकमगढ़ में। जब मैं आता था मैंने सुना भी नहीं। हाल के दिनों में, पिछले 6-7 सालों में जब मैंने टीचिंग छोड़ दी, तब मैंने लगा कि मैं आके बीच में मैं ही करता था यहाँ पे। जब मैंने पास आउट हुआ था तब भी मैंने यहाँ पे प्रेमचंद का पूरे 8-10 कहानियां की थी, एक प्रोजेक्ट किया था। बीच में आके जब भी मुझे समय मिलता था तो मैंने अपना ग्रुप बनाया, पाहुना लोक जन समिति करके, और अभी तो 6-7 सालों से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, और एक अच्छा मुकाम मिल गया अब हमारे ग्रुप को। उसमें बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल भी कर लिए, 3-4 सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए, और हम बाहर से भी बुलाते हैं। मुकेश तिवारी जी भी आए यहाँ पे 2 बार, नामदेव जी भी आए, रघुवीर यादव जी भी आए, राजपाल यादव जी, कई लोग यहाँ पे तो आते हैं, हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को सिखाते हैं। और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया हमने संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली के सहायता से, पाहुना लोक जन समिति ने। तो अब जाके टीकमगढ़ में रंगमंच होता है, रंग प्रतिभाओं को मौका मिलता है, अवसर मिलते हैं। हमारे यहाँ से भी प्रतिभाएं निकलना शुरू हुई हैं। अगर मेरा थोड़ा सा आपके साथ एक अनुभव ये रहा है कि आप शुरू से ही बच्चों के लिए तो आप खास तौर से बच्चों के लिए तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट उनको आप करते आए हो, और जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जो आपसे मिला है, यकीनन आपसे प्रभावित तो रहा है शुरू से ही। तो आप हमेशा आप कहूँ कि आपको एक मेंटोर के रूप में देखना, या आपको एक गुरु के रूप में देखना, शायद हर कोई बच्चा, चाहे वो आपसे थोड़ा सा, चाहे आपके साथ नाटक किया हो या आपके साथ में वो पढ़ा हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी। दादा, आप हमें एक बात बताइए कि अगर जैसे कि नए लोग जो आजकल नाटक करने के लिए आते हैं, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? या एक होता है ना कि मंडी हाउस में एक ट्रेंड हो गया है कि लड़के आते हैं वहाँ पे, लोग नए लोग आते हैं, लेकिन वो एक वहाँ सेल्फी खींचना और घूमना, पूरी मटगस्ती करना, मतलब मंडी हाउस का एक माहौल कुछ इस तरह का बन गया है। कितना बदलाव है पहले एक जब आप थे और एक आज के दौर में? ये बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। कुछ नकलीपन सा लगता है। ऑफ कोर्स अभी क्या है कि अभी थोड़ा मशीनी हो गया मामला। वो जो भावनात्मक रिश्ता होता था ना हमारा, अपने काम से अपना पैशन होता था, वो भी नहीं है। समर्पण नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते। हमने 2 प्ले किए और हमें लगता है कि हम बॉलीवुड भाग जाए।
हमारा ध्येय सीधा सीधा फिल्म है, एक रंगमंच उसके लिए एक सीढ़ी होती है। अभी ये है, पहले हम लोग 10-10 20-20 साल रंगमंच करते थे, पकते थे फिर जाते थे। हालांकि उस समय इतने ऑप्शन भी नहीं थे लोगों के पास। अब काफी ऑप्शन है, चैनल्स बहुत सारे हैं, फिल्म्स बन रही हैं, वेब सीरीज आ गई अब तो। लेकिन अभी जो है, अब समर्पण कम है बच्चों में, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ते तलाशते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं, धीरज नहीं है। और एक यंत्र दे दिया है आपके हाथ में, मोबाइल। सारा समय वहीं जाता है। मैं तो अभी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप करके आया हूँ दमोह में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से। मैं उसमें कैंप डायरेक्टर था। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आए थे और मैं 30 दिन उनके साथ रहा दमोह मध्य प्रदेश में। और वो वहाँ पे काफी फैकल्टी भी अलग अलग आती है, आलोक चटर्जी सर भी आए, गोविंद नामदेव जी बॉम्बे से आए सिखाने। और मैं 30 दिन उनके साथ रहा तो मैंने ये देखा कि बच्चों में थोड़ा सा है टैलेंटेड आज के बच्चे, हम लोगों से कई गुना ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन फोकस्ड जो है ना, कि पूरा एनर्जी एक दिशा में जा रही हो। वो भटकाव भटकाव जो बोलते हैं ना, एक साथ कई चीजें करना चाहते हैं, वो भटकाव अभी दिखता है इन लोगों में। जी। दादा, कोई ऐसा किरदार जो आपने सोचा हो जिसे आप अपने जीवन में आप उसे निभाना चाहते हो, फिल्म बड़े पर्दे पे करना चाहते हैं? कोई ऐसा किरदार जिस होता ना कि हाँ, बस मैं ऐसे बहुत सारे किरदार है, लेकिन अभी क्या, अभी तो वो बेस्ट जो मुझे देना है वो अभी उसका समय आया नहीं, आएगा। वो किरदार तो भी पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे आप चॉइस आपके हाथ में नहीं है ना। वो थिएटर में है, मैं चाहूँ तो मैं ओथेलो भी कर लूंगा, दुष्यंत भी कर लूंगा, तो जो मैं कर सकता हूँ मैं थिएटर में, वो मेरे पास है चॉइस। लेकिन वहां नहीं, मैं अभी वहां का सोच ही नहीं सकता। वहां का इंतजार है, वो आपको आपके किस्मत में लिखा होगा ना, वो मिलेगा। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि मुझे मिलेगा कुछ ऐसा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं पूरी तैयारी में हूँ, इसलिए मैं अपने आप को संभाल के संतुलित करके रखता हूँ, तैयारी करता रहता हूँ। सपना है वहां जाना है, बड़े रोल करना है, ये तो मेरा ख्वाब है ही फिल्मों में भी। और मैं वो बस वो समय आ गया कि मैं जब शिफ्ट करूंगा बॉम्बे। जी, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी सीख जो आप नए लोगों को देना चाहते हो, जो आज थिएटर करने के लिए आते हैं, जो या करने का ख्वाब रखते हैं। मेहनत, मेहनत और मेहनत, और पूरे समर्पण भाव से मेहनत करें, खूब पढ़ें। अब हम क्या है कि सब देखते रहते हैं ना पूरे समय, मोबाइल पर, टीवी पर, तो इमेजेस हमारे जहन में आती रहती बार बार। हमारे अंदर से क्रिएट हो रहे जो वो इमेजिनेशन में जो आपके बन रहे हैं बिंब ना, वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कविताएं पढ़ें, कविता में बहुत बिंब होते हैं, तो वो जो इमेजिनेशन पावर आपकी जो कल्पनाशीलता है ना, वो खत्म होती जा रही है। उसको शार्प करने के लिए आपको खूब पढ़ना है, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास, और मेहनत करनी है। आज के तो डेट में आपके पास एक यंत्र, उसका सदुपयोग कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक सारा उसमें पड़ा हुआ है। पहले तो ये था किताब नहीं मिल रही मेरे पास, अब तो उसमें डेमोस्ट्रेशन भी है, उसमें आप बड़े बड़े जीव ऑटोबायोग्राफी भी है, इंटरव्यू डले हुए हैं, किताबें हैं सारी, सब कुछ है उस पर। और ऐसा नहीं है, बच्चे कर भी रहे हैं आज की, कुछ बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। जो फोकस्ड होते हैं वो निकल भी जाते हैं आगे। तो बस मेहनत मेहनत मेहनत। जी दादा, आप इसके अलावा कोई चारा नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप जब भी आपको वक्त मिलता है आप कविताएं भी करते हैं। कोई एक कविता है जो अगर आप सुनाना चाहें, जो आपको याद हो अपनी? ये मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मुझे याद नहीं रहता, मैं लिखता रहता हूँ कविताएं। थोड़ा बहुत कुछ तो याद होगा, थोड़ा अगर याद हो तो थोड़े कुछ भी 4 लाइनें ही सही। अब अभी मैंने कोरोना पे लिखी थी, उसमें तो उसी की 2 लाइन बता देता हूँ आपको। जी। अपने घर में रहें, अपनी हद में रहें, दूर से दोस्तों को नमस्ते कहें। अपने घर में रहें, अपनी हद में रहें, दूर से ही दोस्तों को नमस्ते कहें। और ये यकीनन ऐसा बुरा दौर हमारे जीवन में हमने कभी सोचा नहीं था, वो दौर चल रहा है। तो हम सबको अपने घर में रहना है, और जो हमारे सरकार ने गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करना है, दूरी बना के रखना है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जी जी, ये तो बहुत जरूरी है। और आज देश के ही क्या, पूरे विश्व के हालात ठीक नहीं है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर मैं चाहूंगा कि अगली बार फिर आप आए, फिर जुड़े हमसे और अपने नए अनुभव को साझा करें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे द आर्टिस्ट क्लब से जोड़ा। ये हमारा सौभाग्य, और इस बहाने हमारी आपसे मुलाकात हो गई, बात हो गई। थैंक यू वेरी मच। आप सर आर्टिस्ट क्लब से बहुत जमाने से जुड़े हुए हैं, तकरीबन पिछले जब आर्टिस्ट क्लब नहीं था तब से जुड़े हुए हैं आप, तो इसमें तो कुछ आर्टिस्ट क्लब आपके बाद आया हुआ है, तो यही था। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अनुभवों के साथ, नई कविताओं, नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।